गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे युग्मक जनन। युग्मक जनन में आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा बायोलॉजी में, शुक्र जनन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखो पुरुषों में ये वाली जो प्रक्रिया है भाई, स्पर्म तो पुरुष में ही बनते हैं, मेल में ही बनते हैं, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। पुरुषों में ये क्रिया यौवन प्रारंभ होने से लेकर वृद्ध अवस्था तक जारी रहती है। मतलब यौवन जैसी अवस्था प्रारंभ होगी, कौन सी अवस्था? यौवन अवस्था से लेकर कब तक? वृद्ध अवस्था तक। ये प्रक्रिया मतलब शुक्राणुओं का बनना जारी रहता है। इस क्रिया में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भाग लेता है। इस प्रोसेस में कौन सा हार्मोन भाग लेता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन एक ही वर्ड है, गोनेडोट्रोपिन। लिख देती हूँ हिंदी में, देखो गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। आर का मतलब रिलीजिंग, और एच का मतलब हार्मोन। इस पूरी प्रक्रिया में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भाग लेता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इस हार्मोन पर, कौन से हार्मोन पर? इस हार्मोन पर हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रण रखती है। इस हार्मोन पर कौन सी ग्रंथि नियंत्रण रखती है? हाइपोथैलेमस। इस हार्मोन पर हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करती है? अपना नियंत्रण रखती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इस हार्मोन की मात्रा अगर बढ़ जाए, अगर इस हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो अग्र पीयूष ग्रंथि इसे दो प्रकारों में क्या कर देती है? स्रावित कर देती है। अगर इस हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सी ग्रंथि? अग्र पीयूष ग्रंथि। मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सी ग्रंथि? अग्र पीयूष ग्रंथि, ठीक है। अगर इस हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो अग्र पीयूष ग्रंथि इसे दो भागों में या दो प्रकारों में स्रावित करती है। पहला होता है LH मतलब ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, और दूसरा होता है FSH। पहला होता है LH और दूसरा है FSH। इन दोनों के भी कार्य होते हैं। एक बार फिर से इस पूरी प्रोसेस को समझ लो। बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर अभी समझ में आ गया तो आ जाएगा, अदरवाइज तो फिर तुम कहते हैं ना रट्टालॉजी, वो तो चलती रहती है। रटने से याद समझ में नहीं आता, और जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम इस टॉपिक को लिख नहीं पाएंगे। शुक्र जनन की प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। शुक्र जनन में क्या होता है? शुक्र जनन की जो क्रिया है वो पुरुषों में होती है, और ये पुरुषों में यौवन प्रारंभ होने से वृद्ध अवस्था तक जारी रहती है। समझ में आ रहा है? यौवन आरंभ से लेकर वृद्ध अवस्था तक ये प्रोसेस जारी रहती है। इस प्रोसेस का मतलब इस प्रोसेस को कौन करता है? इस क्रिया पर जो हमारा हार्मोन होता है, कौन सा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो भाग लेता है इस क्रिया में। समझ लो, पुरुषों में होती है यौवन प्रारंभ से वृद्ध अवस्था तक, ठीक है। इस प्रोसेस में, इस क्रिया में कौन सा हार्मोन भाग लेता है? मैं लिखती जा रही हूँ अच्छी तरह से सब कुछ। इस क्रिया में कौन सा हार्मोन भाग लेता है? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इसका नाम हिंदी में यहाँ लिख देती हूँ, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भाग लेता है, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इसमें भाग लेता है। इस हार्मोन की मात्रा अगर बढ़, और
इस हार्मोन, ये जो हार्मोन है इस पर नियंत्रण रखती है कौन सी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इस हार्मोन पर नियंत्रण कौन रखती है, इस हार्मोन पर क्या नियंत्रण रखती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, अगर इस हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, अगर इस हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, अग्रपीयूष ग्रंथि। अगर क्या होता है, इस हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, अग्रपीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि इसे 2 प्रकारों से स्रावित कर देती है। कितने प्रकारों से, 2 प्रकारों से क्या करती है, स्रावित कर देती है। ठीक है, पहला प्रकार तो होता है LH। पहला प्रकार क्या होता है, LH। मैं यहीं पे कर देती हूँ, 2 प्रकारों से स्रावित कर देती है, पहला और दूसरा। पहला होता है LH और दूसरा होता है FSH। FSH कल पढ़ चुके थे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, LH की फुल फॉर्म है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। लिख देती हूँ यहाँ पे, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, और इसका मैं कल बता चुकी थी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, 2 तरह से ये क्या कर देता है, इसको डिवाइड कर देता है या फिर 2 तरह से स्रावित करता है। तो जो पहला होता है LH, वो क्या करता है, वृषण की लेडिंग कोशिकाओं से, लेडिंग कोशिका मतलब अंतराली कोशिका, लेडिंग कोशिकाओं से एंड्रोजन का स्राव करता है। LH क्या करता है, वृषण की कौन सी कोशिका है, लेडिंग सेल से, लेडिंग सेल को हिंदी में बोलते हैं अंतराली कोशिकाएं। लेडिंग सेल से किसका स्राव करता है, एंड्रोजन। एंड्रोजन का स्राव करता है, क्या करता है, ठीक है, एंड्रोजन का क्या कर लेता है, एंड्रोजन का स्राव करता है। जबकि FSH जो होता है वो सर्टोली कोशिकाओं से एंड्रोजन का क्या करता है, स्राव में सहायता करता है। ये क्या करता है, वृषण की सर्टोली कोशिकाओं से एंड्रोजन के स्राव में सहायता करता है। ये तो डायरेक्टली स्राव करता है, LH तो डायरेक्टली एंड्रोजन का स्राव करता है वृषण की लेडिंग सेल से, लेकिन जो FSH है वो क्या करता है, वृषण की सर्टोली कोशिकाएं जो कि पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, वृषण की कौन सी, सर्टोली सेल्स से एंड्रोजन के स्राव में सहायता करता है। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, शुक्र जनन की प्रक्रिया। हालांकि शुक्र जनन की प्रक्रिया को आगे और डिवाइड किया गया है 2 भागों में, तब समझ आएगी, लेकिन ये एक तरह से शुक्र जनन का जो परिचय बोलते हैं ना वो हो गया कि शुक्र जनन में होता क्या है, कैसे होता है, कहाँ से होता है, आगे समझ में। अब क्या है, शुक्र जनन की क्रिया बहुत ना कॉम्प्लेक्स ही होती है, जटिल क्रिया होती है, तो इसे 2 चरणों में हम डिवाइड करेंगे तब जाके इसे हम आगे पढ़ सकते हैं। शुक्र जनन की क्रिया को 2 चरणों में डिवाइड करेंगे, आफ्टर देन हम इसको पढ़ेंगे। तो ये हमारी हो गई शुक्र जनन की क्रिया कंप्लीट। ठीक है, आगे समझ में, शुक्र जनन की क्रिया ये क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। शुक्र जनन की क्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके 2 चरण। अब हम पढ़ेंगे इसके चरणों के बारे में कि शुक्र जनन की क्रिया की कौन कौन से चरण है। तो सबसे पहला जो चरण होता है वो है शुक्राणु पूर्वी कोशिका का निर्माण। क्या है,
शुक्राणु पूर्वी कोशिका का निर्माण, शुक्राणु पूर्वी कोशिका का निर्माण। शुक्राणु पूर्वी कोशिका का निर्माण, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, SPERMATO, स्पर्मेटोसाइटो, CYTO, साइटोजेनेसिस, GENESIS। ठीक है, ये होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में देखो क्या होता है, यौवन प्रारंभ होते ही, पुरुष में यौवन प्रारंभ होते ही वृषण की जनन एपिथेलियम कोशिकाएं निरंतर समसूत्री विभाजन प्रारंभ कर देती हैं। कल पढ़ चुके थे हम, वही रिपीट हो रहा है यहाँ पे। पुरुष में जैसे ही यौवन प्रारंभ होता है वैसे ही उसकी वृषण की कौन सी? जनन एपिथेलियम कोशिकाएं निरंतर कौन सा विभाजन करती हैं? समसूत्री विभाजन। लिख देती यहाँ पे कौन सी? जनन एपिथेलियम कोशिकाएं निरंतर कौन सा विभाजन करती हैं? समसूत्री विभाजन प्रारंभ कर देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है? प्राथमिक शुक्र जनन कोशिकाएं बनती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप, अब विभाजन कर देती हैं तो परिणाम स्वरूप प्राथमिक शुक्र जनन कोशिकाएं बन जाती हैं या शुक्र जनन कोशिकाएं निर्मित होती हैं। कौन सी कोशिकाएं बनती हैं? शुक्र जनन कोशिकाएं बनती हैं, जो कि सूत्र गुणिता के आधार पर कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। हम कल ही पढ़ चुके थे इस चीज को, जो कि सूत्र गुणिता के आधार पर द्विगुणित होती हैं। अब क्या होता है? प्राथमिक शुक्र जनन कोशिकाएं, जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, SPERMATO, क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया हो गई। अब वो क्या करती हैं? द्वितीयक समसूत्री विभाजन करती हैं। वो द्वितीयक समसूत्री विभाजन होगा तो फिर स्पर्मेटोगोनिया क्या बनेंगी? सेकंड बनती हैं। ठीक है, पहला समसूत्री विभाजन होता है तब तो स्पर्मेटोगोनिया फर्स्ट बनती हैं। जब दूसरा समसूत्री विभाजन होता है तो स्पर्मेटोगोनिया सेकंड बनती है या द्वितीयक बनती है, जो निरंतर विभाजन करती रहती हैं और आगे शुक्र जनन कोशिकाएं बनाती रहती हैं। इस प्रकार इस प्रावस्था को क्या कहते हैं? गुणन प्रावस्था कहते हैं। कल मुझसे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि स्पर्मेटोगोनिया फर्स्ट वही है क्या जो बनी थी? हाँ, यही स्पर्मेटोगोनिया फर्स्ट होती है, फिर इनमें समसूत्री विभाजन द्वितीय होता है, फिर स्पर्मेटोगोनिया सेकंड बनती है, फिर आगे समसूत्री विभाजन होता है। इस प्रकार ये बनती रहती है। तो इस प्रावस्था को कहते हैं गुणन प्रावस्था, क्योंकि यहाँ पर तो गुणन होकर बढ़ती जा रही है। देन इसके बाद क्या होता है? देखो, गुणन प्रावस्था में बनी कौन सी? शुक्र जनन कोशिकाएं। इनमें से एक कोशिका क्या करती है? आकार और आकृति में क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, जिसे प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका, प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका कहते हैं। स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट। इनमें से क्या होती है? एक कोशिका आकार और आकृति में क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका, स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट कहते हैं। और ये प्रावस्था होती है वृद्धि प्रावस्था। ठीक है,
वृद्धि के बाद कौन जाती है? परिपक्वन। अब देखो, वृद्धि प्रावस्था से बनी शुक्राणु जनन कोशिका मतलब कि स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन करती है। फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन करती है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन करती है तो क्या बना लेती है? तो बना लेती है द्वितीयक शुक्राणु जनन कोशिका बना लेती है। और द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कितने? 4 अगुणित शुक्राणु पूर्वी बन जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स का निर्माण कर लेती है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या स्पर्मेटोसाइट सेकंड जो था उसके समान ही होती है, क्योंकि द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो समसूत्री विभाजन के जैसा ही होता है, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो समसूत्री विभाजन के जैसा ही है तो उसमें एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेगी। इस प्रकार शुक्राणु पूर्वी का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है? शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होता है। अब मैं इसका एक लेवल डायग्राम बना के समझा देती हूँ। शुक्राणु पूर्वी के निर्माण के लिए बहुत अच्छे से डायग्राम है, इसको लेवल डायग्राम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्पर्म मदर सेल जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से। इंग्लिश तो भैया आगे काम आएगी तो इतना तो चलता है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी सेल लेंगे हम? इसको भी रेस कर देती हूँ क्योंकि इसमें पूरा बोर्ड यूज होता है। हमें पता है कि हम शुक्राणु पूर्वी का निर्माण कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे ये कौन सी है? जनन एपिथेलियम सेल, इसको बोलते हैं स्पर्म मदर सेल, SPERM स्पर्म मदर सेल, ठीक है। अब जो स्पर्म मदर सेल है उसमें क्या होता है? उसमें होता है समसूत्री विभाजन प्रथम, जिसको हम बोलते हैं माइटोसिस, MITOSIS। तो इसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन प्रथम, माइटोसिस फर्स्ट होगा। जैसे ही माइटोसिस फर्स्ट होगा तो क्या बन जाएगी? स्पर्मेटोगोनिया फर्स्ट बन जाएगी, शुक्र जनन कोशिका बन जाएगी प्रथम। क्या बनेंगी? स्पर्मेटोगोनिया फर्स्ट। तो यहाँ पे समसूत्री विभाजन होगा इसलिए हाफ तो होगा ही नहीं, इक्विवेलेंट आएगा, तो यहाँ पे बनेगी स्पर्मेटोगोनिया फर्स्ट। स्पर्मेटोगोनिया फर्स्ट, ठीक है। अब क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया फर्स्ट में क्या होता है? समसूत्री विभाजन द्वितीय होगा, माइटोसिस होगा सेकंड। माइटोसिस सेकंड, तो ये और भी विभाजन करके क्या बना लेगी? स्पर्मेटोगोनिया सेकंड बना लेती है। स्पर्मेटोगोनिया सेकंड, ठीक है। यहाँ तक की जो हमारी फेज है वो कौन सी फेज है? गुणन प्रावस्था। ये यहाँ से और यहाँ तक की जो प्रावस्था है वो है हमारी गुणन प्रावस्था, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज। तो अब क्या आ गया? स्पर्मेटोगोनिया सेकंड मिल गए हमको। अब स्पर्मेटोगोनिया सेकंड से क्या बनेंगे? स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। कैसे बनते हैं? इनमें से एक कोशिका आकार और आकृति में क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, और उसी को कहा जाता है स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट। तो एक कोशिका ने क्या करा? आकार और आकृति में क्या हो गई? बड़ी हो गई, इसी को कहा जाता है स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट। स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट, ठीक है। अब स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट जो है ये कौन सा विभाजन करती है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट करती है, तो उसको बोलते हैं मियोसिस, MEIOSIS। क्या बोलते हैं? मियोसिस करेगी, ठीक है, मियोसिस
फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट। जब ये मियोसिस फर्स्ट करेगी तो ये बनाएगी स्पर्मेटोसाइट सेकंड। क्या बना लेगी? स्पर्मेटोसाइट सेकंड। अब क्योंकि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन तो 1.5, एक में से आधा आधा, तो यहाँ पे 2n था इसलिए यहाँ पे n आ गया। ठीक है, इसको कहते हैं हम स्पर्मेटोसाइट सेकंड। स्पर्मेटोसाइट सेकंड। ठीक है, अब हम कहाँ तक आ गए? स्पर्मेटोसाइट सेकंड। अब स्पर्मेटोसाइट सेकंड में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है, तो हम n से आगे क्या बढ़ाएंगे, है ना? तो अब समझो इस चीज को कि यहाँ पर अब दोबारा क्या होने वाला है? अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। कहाँ बनाओ? यहाँ बना देती हूँ, देख लो इधर। ठीक है, अब जो यहाँ पर कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, मतलब कि मियोसिस सेकंड होगा, तो स्पर्मेटिड्स बनेंगे। तो देखो क्या होगा? क्या बन गया ये? स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्या कर दिया मैडम आपने? भाई जहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है तब तो चलो मान लिया कि 2n है तो दोनों इक्वलेंट आ गए, पर यहाँ तो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है और फिर आपने n का n ही उतार दिया है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन जब द्वितीय होता है तो वो लाइक समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय लाइक समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी फेज है, ये वाली ये हमारी कहलाएगी ग्रोथ, मतलब कि वृद्धि। वृद्धि प्रावस्था। ठीक है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चलेगी क्या वाली? मैच्यूरेशन फेज वाली। तो मैच्यूरेशन फेज हमारी कहाँ तक आएगी पता है? परिपक्वन प्रावस्था वो हमारी आ जाएगी यहाँ तक। ये है हमारी परिपक्वन प्रावस्था और ये बन गए हमारे स्पर्मेटिड, मतलब कि शुक्राणु पूर्वी। शुक्राणु पूर्वी हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा शुक्राणु पूर्वी बन गया है। इसके बाद की जो स्टेज होती है वो क्या होती है? शुक्राणु जनन। मैंने बोला ना 2 चरणों में पढ़ते हैं हम शुक्र जनन को, तो वो दूसरी जो फेज है वो है शुक्र जनन। उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। तो शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु निर्माण की क्रिया को ही शुक्राणु जनन कहते हैं। इसमें कोशिका विभाजन की क्रिया नहीं होकर क्या होता है? विभेदन की क्रिया होती है। स्पर्मेटिड्स जो हमारे बन चुके हैं वो क्या बना देते हैं? वो शुक्राणु का निर्माण कर देते हैं। शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है और इसमें विभाजन नहीं होता है, इसमें विभेदन की प्रोसेस होती है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक एक फिनिश हो गया। एक बार फिर से समझ लो, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने स्टार्ट किया था शुक्र जनन से। शुक्र जनन को क्या बोला था? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस से हमने स्टार्ट किया कि स्पर्मेटोजेनेसिस ये होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? 2 चरणों में होता है। सबसे पहला है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण और शुक्राणु पूर्वी से किसका बनना? शुक्राणु। शुक्राणु का बनना क्या कहलाता है? शुक्राणु जनन। स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, शुक्राणु जनन जब होता है ना तो उसमें विभाजन नहीं होता कोशिका का, उसमें विभेदन होता है, तब जाके क्या हो जाता है? शुक्राणु बन जाता है। फाइनल जो स्टेज होगी ना वहाँ पे क्या होगा? ये एन जो है ना इससे क्या बन जाएंगे? स्पर्मेटिड्स है ये, स्पर्मेटिड्स से शुक्राणु बन जाते हैं। तो वो होता है शुक्राणु जनन की प्रोसेस। ये हो गई हमारी प्रोसेस कंप्लीट। अगर इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी तुमको नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो भाई। ठीक है।
तुम देख देख कर रह जाते हो, लाइक